प्रधानमंत्री ने गोवा को दी 1330 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। भारत ऊर्जा सप्ताह का भी किया शुभारंभ। कहा, भारत किफायती ऊर्जा के क्षेत्र में कर रहा है अभूतपूर्व निवेश। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव सदन ने ध्वनिमत से किया पारित। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित। जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक की जांच के लिए सरकार ने किया एसआईटी का गठन। अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी का आदेश। भाजपा ने फिर दोहराई सीबीआई से जांच की मांग। और जामताड़ा पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आरोपियों से 18 मोबाइल, 40 सिम, एटीएम और मोटरसाइकिल बरामद। एक 1330 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रही है। संस्थान जनता और सशस्त्र बल दोनों के लिए जल क्रीड़ा और जल रेस्क्यू गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 28 विशेष पाठ्यक्रम शुरू करेगा। पीएम मोदी ने दक्षिण गोवा में 100 गोवा के विकास के लिए 1300 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी ये परियोजनाएं गोवा के विकास को और रफ्तार देगी। आज यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स के कैंपस का उद्घाटन हुआ है। इससे यहां पढ़ने और पढ़ाने वालों की सुविधा और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में भारत के अभूतपूर्व निवेश पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश भर में सस्ती ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में इतना निवेश किया जा रहा है जितना पहले कभी नहीं हुआ। पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग 1.5% के आसपास थी। 2023 में ये 12% से अधिक हो गई है। इससे लगभग 42 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन एमिशन घटा है। हम 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे, पिछले इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ही भारत ने 80 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत की थी। अब हम देश के 9000 आउटलेट्स पर यही काम कर रहे हैं। उधर संसद के बजट सत्र के 5वें दिन आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक 2024 पर बोलते हुए कहा कि सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले जनजातीय लोगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना होगा। उन्होंने कहा कि जब वे तरक्की करेंगे और आत्मनिर्भर होंगे तब भारत भी आत्मनिर्भर होगा। और इसका उद्देश्य यही है कि उन लोगों के माध्यम से उनकी आत्मनिर्भरशीलता से भारत आत्मनिर्भरशील बने। वो जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उन्हें जब हम आगे लेकर के आएंगे तो देश स्वतः आगे बढ़ेगा। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को सस्ती दवाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को सस्ती दवाएं मिले, इसके लिए सरकार ने 1,64,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर बनाए हैं। कार्य पद्धति रही है। मोदी जी ने कोई विषय को कभी टोकन में नहीं सोचा है, टोटल में सोचा है। और एक समय था ये पार्लियामेंट के फ्लोर पर कोई कहते थे कि हमें एक हॉस्पिटल दे दो, तो उसको हॉस्पिटल दे दी जाती थी। लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, टोटल अप्रोच के साथ मोदी जी ने हेल्थ सेक्टर को देखा और ये लक्ष्य पर आगे बढ़े। हेल्थ एक्सेसिबल होना चाहिए, हेल्थ अफोर्डेबल होना चाहिए। हेल्थ को एक्सेसिबल करने के लिए देश में 1,64,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज देश में कार्यरत है। वैसे ही जब हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाते हैं तो वहां डॉक्टर चाहिए, तो मोदी गवर्नमेंट ने देश में एमबीबीएस की सीट डबल करी। पहले 350 मेडिकल कॉलेज होती थी, आज 707 मेडिकल कॉलेज हो गई। देश में 1,07,000 एमबीबीएस की सीट हो गई, पीजी की सीट भी डबल हो गई, ताकि देश के
आयुष्मान आरोग्य मंदिर और हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध हो। और अब बात झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र की। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे और आखिरी दिन आज सदन ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया। प्रस्ताव पर सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब दिया। भाजपा की ओर से भानु प्रताप शाही ने बात रखी, जबकि कांग्रेस की ओर से इरफान अंसारी, विधायक प्रदीप यादव और भाकपा माले के विनोद सिंह और झामुमो के दीपक बिरुआ समेत कई अन्य विधायकों ने भी चर्चा में अपनी बात रखी। इस दौरान सरकार के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों की ओर से सदन का बहिष्कार किया गया। 22 द्वारा गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग प्रतिवेदन एवं इस पर सभा सचिवालय गठित कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। विधानसभा के इस 2 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान आज विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने राज्यपाल के अभिभाषण को ध्वनिमत से पारित करने की घोषणा की और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की जाती है। चर्चा में अपनी बात रखते हुए भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो भी रहा उसका राजनीतिक भविष्य बर्बाद हो गया। जो कांग्रेस के साथ सटा उसका पूरा राजनीतिक जीवन बर्बाद हो गया। जैसे महोदय बगल के स्टेट में लालू प्रसाद यादव जी को जो सजा हुई, कौन था उस समय सेंट्रल में? बीजेपी था क्या? ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल भेजा गया, मुख्यमंत्री थे, कौन था महोदय सेंट्रल में? करुणानिधि को जेल भेजा गया, कौन था उस समय सेंट्रल में? जयललिता को जेल भेजा गया, कौन था सेंट्रल में? वाईएसआर रेड्डी के बेटा जगन मोहन रेड्डी को जेल भेजा गया, कौन था उस समय सेंट्रल में? महोदय सारे सवाल का जवाब आएगा। आज तक का लोकतंत्र का सबसे बड़ा पापी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है महोदय, जिसने लोकतंत्र का हत्या करने का काम। उधर विधायक सरयू राय ने सदन में डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की अधिसूचना पर सवाल उठाया। प्रस्ताव यहाँ रखा था इन्होंने अपनी सरकार में, तो कल भी स्वास्थ्य विभाग ने 24 डॉक्टरों के प्रतिनियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। अब इनकी मर्जी से हुआ है, इनकी मर्जी के बिना हुआ है। जब अपने भाषण करेंगे तो बता देंगे। मैं सदन के सामने इसको मैं रख देता हूँ। 2 को दस्तखत है, 5 को अधिसूचना निकली है, तो 2 तारीख को भी कोई सरकार नहीं थी, तो ये कैसे निकला है? झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा में हुए प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। रांची के सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई है। एसआईटी में 4 पुलिस निरीक्षक समेत कई पुलिसकर्मी शामिल हैं। रांची एसएसपी ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया। इससे पहले तत्कालीन सदर डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी बना था, लेकिन उनका ट्रांसफर हो जाने के कारण अब फिर से एसआईटी गठन किया गया है। एसआईटी को जल्द से जल्द अभियुक्तों की शिनाख्त और उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। इधर रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले की जांच की मांग एक बार फिर उठाई है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा लगातार छला हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले में पूर्ववर्ती हेमंत सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक होने के बाद जिस प्रकार से पूरे राज्य के 6 लाख से अधिक बच्चे उसमें से शामिल हुए थे, उन बच्चों के भविष्य आधार में लटका हुआ है। अब जहां 35, 40, 50 लाख में जो बोली लग रही थी, ये लड़के लोगों ने सब जगह बताया, तो आक्रोशित लड़कों ने जब जुलूस निकाला तो उन लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ। भाई सरकार को किसके ऊपर एफआईआर करना चाहिए था? उस एजेंसी के ऊपर एफआईआर करना चाहिए था। सरकार को जेएसएससी के चेयरमैन के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए थी और इसके बाद जांच कराते, लेकिन उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं किया, आज तक नहीं किया। जिस एजेंसी को इसका एग्जाम देने के लिए दिया गया था, उस एग्जाम उस एजेंसी के ऊपर कायदे से तो उस एजेंसी के ऊपर पहले एफआईआर होती। फिर जरूरत होगी तो आगे मैं बुला करके आप सब लोगों से मैं बात करूंगा। सदन में अपनी बात रखते हुए भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह नारायण ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री से हिम्मत दिखाते हुए इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि 8.5 एकड़ जमीन की बात की, कोई अगर साबित कर दे यहाँ तो मैं झारखंड छोड़ दूंगा। भगवान न करे आपको झारखंड छोड़ने की आवश्यकता पड़े। महोदय आखिर इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण क्यों हुआ महोदय? 10-10 नोटिस जाता है ईडी का महोदय, ईडी 10-10 नोटिस करता है। काश पहले नोटिस में आप आ जाते, किसी प्रकार की आपको की स्थिति नहीं रहती, आप अपनी स्थिति स्पष्ट करते महोदय।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सोरेन और उनके पूरे परिवार पर जमीन घोटाले में संलिप्तता को लेकर हमला बोला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले एक वीडियो क्लिप जारी करते हुए कहा कि इस क्लिप में भी हेमंत सोरेन का नाम आ रहा है और यह कोई नया मामला नहीं है। पास क्या किसी को भी पूछेंगे, बाउंड्री वॉल किया हुआ है बहुत बड़ा, वो भी पत्थर से बाउंड्री वॉल किया हुआ। कभी कभी हम कहेंगे कि आप सब लोगों को भी जा करके देखना चाहिए उसको कि भाई कितना बड़ा जमीन है, कैसे है, आखिर वो बाउंड्री वॉल को किसने किया है, फिर चौकीदार वहां जो रहता है उसको किसने रखा है। आसपास के लोगों से भी पूछेंगे तो आपको लोग बता देगा ये जमीन किसका है। और मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि आप सबको ध्यान में याद में दिलाना चाहता हूं, 7 अगस्त को ईडी ने उनको पहला सम्मान भेजा। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंजो गांव निवासी संभव प्रसाद ने कल देर रात पत्नी कोमल देवी की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद वह लातेहार थाने पहुंचा। उसने पुलिस के समक्ष पत्नी की हत्या करने की बात बताई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रांची के सेम्बो स्थित सीआरपीएफ कैंप में 12 फरवरी को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में राज्य के सभी जिलों के वैसे ही योग्य युवा जो केंद्रीय सुरक्षा बल में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं। देवघर सिविल कोर्ट के प्रधान जी एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडे को रांची सिविल कोर्ट का प्रधान न्यायायुक्त नियुक्त किया गया है। इस संबंध में कल रात हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद शाकिर की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई थी। दिवाकर पांडे राज्य सिविल कोर्ट में सीबीआई जज के रूप में काम कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य के डीजीपी के निर्देश पर सोमवार को डीआईजी संजीव कुमार ने दुमका के मसानजोर में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें नक्सल से लेकर अपराधियों पर नजर रखने के लिए विशेष चर्चा की गई। बैठक में बॉर्डर पर चौकसी अपराधियों की सूची का आदान प्रदान, नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन पर विचार विमर्श किया गया। पलामू पुलिस की ओर से मेदिनीनगर में पलामू जिला से स्थानांतरित हुए 2 एसडीपीओ और 13 इंस्पेक्टर का विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के मद्देनजर समानार्थी सभागार में पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में रूट चार्ट, कम्युनिकेशन प्लान, वर्नरेबल एवं क्रिटिकल बूथ मैपिंग समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। तोरपा की नई अंचलाधिकारी के रूप में पूजा बिन्हा ने पदभार ग्रहण किया। नई अंचलाधिकारी को निर्वतमान सीओ सजदानंद वर्मा ने पदभार सौंपा। पदभार ग्रहण करने के बाद पूजा बिन्हा ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। चतरा के सिमरिया में सीसीएल के सहयोग से संचालित स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेंटर का उद्घाटन उपायुक्त अबू इमरान ने किया। सेंटर के माध्यम से स्थानीय बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज गुमला के अम्बुआ ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने पीएम श्री नरेंद्र मोदी के सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली। साथ ही सभी के बीच नववर्ष 2024 के कैलेंडर भी वितरित किए गए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे न्याय यात्रा की। राहुल गांधी आज अपनी न्याय यात्रा के क्रम में खूंटी के बाद गुमला पहुंचे। गुमला जिले के कामडारा और बसिया होते हुए उनकी यात्रा सिमडेगा की ओर बढ़ गई। राहुल गांधी ने बसिया के इंडोर स्टेडियम में पत्रकारों से बातचीत में देश में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई और वर्तमान भाजपा सरकार पर निशाना साधा। और सबसे जरूरी बात कि जो छोटे बिजनेसेस हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको पूरा का पूरा सपोर्ट हम देंगे। नोटबंदी ने, जीएसटी ने इन लोगों को खत्म कर दिया है। तो जो रोजगार क्रिएट करते थे, जो देश को रोजगार देते थे, उनको नरेंद्र मोदी जी ने, अदानी जी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू करके उनको खत्म कर दिया। गुमला के बाद राहुल गांधी सिमडेगा पहुंचे। सिमडेगा में कोलेबिरा में उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा हुई, जबकि इस बार वे मणिपुर से महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे हैं। सिमडेगा पहुंचने पर रास्ते में राहुल गांधी का स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत अन्य नेता मौजूद थे। एक आर्थिक अन्याय है, एक सामाजिक अन्याय है। यहाँ पे झारखंड में देखने को मिला कि आदिवासी भाइयों से उनकी जमीन छीनी जाती है बिना कॉम्पनसेशन के। दिल्ली की सरकार अदानी जी को प्रोजेक्ट दे देती है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 3 पीढ़ियों ने आदिवासी समाज को उपेक्षा और शोषण का दंश दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासी समाज के प्रति झूठी सहानुभूति व्यक्त करने वाले राहुल गांधी को क्षमा याचना करनी चाहिए। पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी झारखंड के दौरे पर है। कहने को तो न्याय यात्रा है, फिर क्या न्याय यात्रा, उनका क्या न्याय यहाँ के लोगों को दिखाएंगे। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले तो राहुल गांधी को झारखंड के आदिवासियों से, मूलवासियों से उनको क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा उनको पहले मांग लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पूर्वजों ने यहाँ के आदिवासियों के साथ जो छल किया है, जो यहाँ के आदिवासियों को भूमिहीन किया है, यहाँ के आदिवासियों को इन्होंने भूमिहीन खेतिहर मजदूर बनाया है, यहाँ के आदिवासियों को झारखंड से पलायन करने को उन्होंने मजबूर किया है। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया। सदन में पहुंचने के बाद सीएम ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2024 पेश किया। विपक्ष ने सदन में व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कल से यूसीसी पर चर्चा शुरू करने और यूसीसी विधेयक के अध्ययन के लिए समय की मांग की। विपक्ष ने सदन में व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कल से ही यूसीसी पर चर्चा शुरू करने और यूसीसी विधेयक के अध्ययन के लिए समय की मांग कर दी। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने बिल पेश करने से पहले कहा कि इस बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। समान नागरिक संहिता पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड की तरफ हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची के विस्तारीकरण और जमीन से जुड़ी समस्याओं से रक्षा मंत्री को अवगत कराया। श्री सेठ ने रक्षा मंत्री से इन समस्याओं के समाधान का आग्रह किया। रक्षा मंत्री ने मामले को गंभीरता से सुना और समाधान के लिए सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत चावल लॉन्च किया। यह चावल 29 रुपए किलो के भाव से आम लोगों को मिलेगा। महिलाओं की, देश के युवाओं की, देश के अन्नदाताओं की सेवा करना हम सबकी प्राथमिकता है, हम सबका धर्म है, हम सबका कर्तव्य है। ये भावना इस देश में उजागर करने के लिए तो इस कर्तव्य पथ का सौंदर्यीकरण भी हुआ, इसमें अमृत वाटिका भी बनाई गई और मैं समझता हूं जिस निष्ठा के साथ, जिस समर्पण के साथ श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उसके लिए सदैव हम सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कृतज्ञ रहेंगे। जामताड़ा पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा पुलिस ने जामताड़ा एवं कर्मटाड़ क्षेत्र के कई गांवों में छापेमारी कर अपराध में संलिप्त 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 18 मोबाइल, 40 सिम, एटीएम और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। रुक कर लेते हैं मौसम पर। राज्य के कुछ भागों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश हुई है। इस दौरान हजारीबाग जिले के बरही में सर्वाधिक 6.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आगामी 11 और 12 फरवरी को राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। उससे पहले के दिनों में राज्य भर में मौसम शुष्क रहेगा और सुबह के समय कुहासे का असर दिखेगा। और आइए अब देखते हैं विधानसभा समीक्षा।
झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। प्रस्ताव पर सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब दिया। श्री आलम ने कहा कि आपने हम पर विश्वास किया है, हम आपको निराश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन की गठित नई सरकार हेमंत सोरेन के कार्यों को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग कांग्रेस के नाम से डर रहे हैं। इससे पहले भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि वास्तव में चंपाई सोरेन 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही सीएम बने। श्री रामलला धरा पर आए और उसके बाद ही चंपाई सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुए। हरे झंडे वाले और हरा चश्मा पहनने वाले को हरा दिखाई देता है। भानु ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर झारखंड के लिए आंदोलन किसके खिलाफ चल रहा था? उस समय तो भाजपा नहीं थी। यहां झारखंड बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी ने आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी को सीएम बनाया। फिर अर्जुन मुंडा बने। शिबू सोरेन को भी भाजपा के सहयोग से सीएम बनाया गया। इसके बाद अर्जुन मुंडा के सीएम बनने पर डिप्टी सीएम हेमंत सोरेन को बनाया गया। श्री शाही ने सवाल रखते सीएम से पूछा कि पार्ट 1 में 4 सालों में 6000 महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामले दर्ज हुए। इसमें से 4000 आदिवासी दलित महिलाएं हैं। क्या वर्तमान पार्ट 2 सरकार में इसे आगे बढ़ाया जाएगा? भानु प्रताप शाही के सवालों पर सदन के नेता और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि जो विकास का खाका हेमंत बाबू ने खींचा था, उस पर ही काम आगे बढ़ेगा। राज्य के आदिवासी दलित मूलवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भूमि पुत्रों के लिए विशेष योजना जो बनी, उसे ही आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के इरफान अंसारी ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पर ही निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ के लोगों को दक्षिण के राज्यों की कला, संस्कृति और रहन सहन पसंद आता है, लेकिन उन्हें यहाँ के आदिवासी नहीं सुहाते हैं। यही कारण है कि उन्होंने यहां की सरकार को कुचलने का प्रयास किया। इस दौरान शोर शराबे के बीच जेएमएम विधायक मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जब 31 जनवरी को ही राजभवन को बहुमत होने की जानकारी दी, तब आखिर 40 घंटे तक इंतजार क्यों कराया गया? उन्होंने कहा कि बगल में बिहार में 4 घंटे के भीतर नीतीश सरकार को शपथ दिला दी गई, लेकिन झारखंड में 40 घंटे लिए गए। आजसू पार्टी विधायक लंबोदर महतो ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष के शोरगुल को उन्होंने समझा। वास्तव में ये नहीं चाहते थे कि सरकार की पोल खुले। चंपाई सोरेन भी टाइगर के रूप में विख्यात हैं। अगर वे खुद को पार्ट 2 बता रहे तो उन्हें चाहिए कि 1932 खतियान आधारित नीति, ओबीसी आरक्षण, जातीय गणना जैसे काम को पूरा कराएं। विधायक प्रदीप यादव ने आजादी की लड़ाई में बीजेपी आरएसएस के योगदान पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये तानाशाह लोग हैं। आजादी और उसके बाद संविधान के कारण ही आज यहां आदिवासी, दलित और ओबीसी वर्ग के लोग दिख रहे हैं। इनका वश चलता तो यह देश मनुस्मृति से चलता। भाकपा माले के विनोद सिंह और जेएमएम के दीपक बिरुआ सहित सत्ता पक्ष के अन्य विधायकों ने भी हेमंत सोरेन सरकार की ओर से शुरू किए गए प्रयास की सराहना करते हुए भाजपा पर हमला बोला। राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों की ओर से अपनी बातें रखी गई। इस दौरान सरकार के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों की ओर से सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया गया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की राज्यपाल के अभिभाषण को ध्वनि मत से पारित करने की घोषणा की और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गोवा को दी 1330 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। भारत ऊर्जा सप्ताह का भी किया शुभारंभ। कहा भारत किफायती ऊर्जा के क्षेत्र में कर रहा है अभूतपूर्व निवेश। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव सदन ने ध्वनिमत से किया पारित। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित। जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक की जांच के लिए सरकार ने किया एसआईटी का गठन। अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी का आदेश। भाजपा ने फिर दोहराई सीबीआई से जांच की मांग। और जामताड़ा पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आरोपियों से 18 मोबाइल, 40 सिम, एटीएम और मोटरसाइकिल बरामद।